नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द नितिन एजुकेशन चैनल पर, जहां शिक्षा को आसान और रोचक तरीके से समझाया जाता है। हमारा उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी बिना डर के सीख सके और सफलता की ओर कदम बढ़ाए। हम 24 अक्टूबर के टॉप 10 क्वेश्चंस का यहाँ डिस्कशन करेंगे। इस प्लेटफॉर्म की जो सबसे खास बात है कि स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर पे हम क्वेश्चन शो करेंगे, उसके बाद उसका एनिमेशन इमेज के माध्यम से विद्यार्थी के मस्तिष्क में बिठाने की कोशिश करेंगे। हर क्वेश्चन को एक इमेज के माध्यम से समझाया जाएगा, जिससे कि उसके दिमाग पर अच्छी तरीके से उसको समझ आ जाए। कुछ इस तरीके की इमेज से हम समझाएंगे हर क्वेश्चन को। टेलीकॉम अधिनियम 2023 के बारे में क्वेश्चन रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के कुछ जंगल चर्चा में हैं वो रहेंगे। नैनो पार्टिकल्स पे क्वेश्चन रहेगा। वैश्विक स्तर पर वन रिपोर्ट है वो क्वेश्चंस में रहेगी। भारतीय नौसेना में एक जहाज शामिल हुआ है एंटी सबमरीन, वो क्वेश्चन में रहेगा। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोची द्वारा निर्मित पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का क्या नाम है? तो कोचीन एक शिपयार्ड लिमिटेड है, अर्थात ये जहाज आदि का निर्माण करता है। तो किसने ऐसे जहाज का निर्माण किया है जो एंटी सबमरीन है, जो एक सबमरीन को अटैक कर सकता है, उसको ध्वस्त कर सकता है। तो उसका नाम क्या है? वो है हमारा माहे क्राफ्ट। माहे क्राफ्ट ये हमारे किसी दुश्मन, जो दुश्मन है हमारा, उसकी सबमरीन को ध्वस्त कर सकता है। इसके अंदर ऐसी क्षमता है। ये भारत का पहला एंटी सबमरीन क्राफ्ट है जो नौसेना में शामिल हो गया है। इसको कोचीन शिपयार्ड ने बनाया है। ये भारत का पहला एंटी सबमरीन क्राफ्ट है जिसका नाम माहे है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, माहे किस संस्था द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? माहे किस संस्था द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है। तो अभी पहला जो क्वेश्चन था हमारा, ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और इस शिपयार्ड के द्वारा इसको बनाकर भारतीय सेना को सौंपा गया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, जहाँ पर जहाज बनाए जाते हैं या क्राफ्ट बनाए जाते हैं या फिर हमारे किसी प्रकार के वाहक, इस पे हम अपने अन्य प्रकार की जो तोपें हैं या सबमरीन हैं हमारी, उनको हम ढोते हैं, उनको वाहक कहते हैं। इस प्रकार का लिमिटेड होता है जो समुद्र के पास होता है। एक बहुत बड़ा सा यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर इंजीनियर्स काम करते हैं और इस प्रकार का इसको डेवलप करते हैं। तो ये है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। तीसरा क्वेश्चन क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण और PMMBY के लिए नया हेल्पलाइन नंबर कौन सा घोषित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण से प्रत्यक्षता जुड़ा है। तो जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, इसने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। पहले भी एक हेल्पलाइन नंबर रह रहा है पहले का भी, लेकिन उसको चेंज कर दिया गया है। तो ये नंबर कौन सा है? तो ये नंबर है हमारा 1515। ऑप्शन हमारा बी इसमें ठीक है, 1515। आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। तो महिलाओं से संबंधित कोई भी स्कीम सरकार लॉन्च करती है, महिलाओं से संबंधित सुप्रीम कोर्ट कुछ निर्णय देता है या बयान देता है, तो आपको नोट करना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो वो नया नंबर क्या है? 1515। नया हेल्पलाइन नंबर 1515 कब से प्रभावी होगा? अभी लॉन्च हुआ है लेकिन प्रभावी नहीं हुआ है। तो कब से
ये प्रभाव में आएगा, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो ये प्रभावी हो रहा है हमारे 1 नवंबर से। 24 अक्टूबर है, ठीक 8 दिन बाद 1 नवंबर से 15-15 पर महिला अपनी हेल्प के लिए कॉल कर सकेंगी। अभी हमारा पुराना नंबर चल रहा है। दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत हाल ही में क्या अंतरिम आदेश जारी किया गया है? दूरसंचार अधिनियम 2023 में एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है, वो क्या है? इसका जो सही उत्तर है कि जो कंपनियां हैं वो नए लाइसेंस, पंजीकरण और अनुमति की स्वीकृति को निलंबित कर दिया गया है। ऑप्शन इसका बी ठीक है कि अभी कंपनियां अपने लाइसेंस या पंजीकरण की अभी उनको अनुमति नहीं दी जा रही, इसको निलंबित कर दिया गया है। तो अभी अधिनियम में क्या अंतरिम आदेश जोड़ा गया है कि जो नए लाइसेंस हैं, जो पंजीकरण है, उनको अभी सस्पेंड कर दिया जा रहा है कि वो अभी कोई नया लाइसेंस की कोई अनुमति नहीं है, कोई नई कंपनी इसमें अभी नहीं आ सकेंगी। इसमें एक बात बताएं दोस्तों कि जो टेलीकॉम अधिनियम 2023 है, इसने 3 पुराने कानूनों की जगह ली है। वो 3 पुराने कानून कौन से हैं? भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1933, टेलीग्राफ तार अधिनियम 1950। इन 3 कानूनों को मिक्स करके 2023 में इंडियन पार्लियामेंट ने क्या किया कि भारतीय टेलीग्राम अधिनियम 2023 एक ही पारित किया है और उसी में एक प्रकार का भी अंतरिम आदेश जारी किया है कि जो नए लाइसेंस है उनकी स्वीकृति अभी नहीं दी जा रही है। हाल ही में प्रकाशित नेचर पत्रिका के अनुसार कौन सा क्षेत्र कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत में बदल गया है? अर्थात कार्बन सिंक का मतलब जो कार्बन को अपने अंदर धारण कर ले। इस प्रकार से हमारे हाथ धोने वाला जो सिंक होता है, बर्तन धोने वाला जो सिंक होता है, वो सभी गंदगी को अपने अंदर समेट लेता है। इसी प्रकार से जो वन होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, वो कार्बन सिंक होते हैं, जो हमारी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है उसको अपने अंदर सोख लेता है। अब क्या हुआ है कि वो कार्बन सिंक विपरीत हो गए हैं, वो कार्बन स्रोत में बदल गए हैं। अब वो कार्बन को सोखने की बजाय विपरीत दिशा में, मतलब विपरीत उनसे कार्बन निकलने लगा है। तो नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। तो ये एक बुरी खबर है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। तो ऐसे कौन से बने वो कौन से बने? इसमें ऑप्शन बी है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी उष्णकटिबंधीय वन। ऑस्ट्रेलिया के जो वन हैं उसके उत्तर और पूर्वी उष्णकटिबंधीय वन। वनों में क्या हुआ है कि वनों में अचानक से अपने आप से आग लगने लगी है और वह आग क्या है, खुद कार्बन मुक्ति कर रही है, कार्बन मुक्त कर रही है। तो जहाँ हमारे जो वृक्ष कार्बन सिंक हैं, कार्बन सिंक थे, अब वो कार्बन के स्रोत बन गए हैं। तो ये पर्यावरण परिस्थिति के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है कि जहाँ हमारे वृक्ष कार्बन को सोख रहे हैं, वहीं अब वो कार्बन का उत्सर्जन करने लगे हैं। तो इसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके जीवन को इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। नेचर पत्रिका का क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष इसको क्वेश्चन को पूछा जाने की पूरी संभावना है। तो हमारे सभी साथी जो कि गंभीर रूप से तैयारी में लगे हुए हैं, इन सब चीज़ों को नोट करें। ये नेचर पत्रिका से निकला हुआ है और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में ये वन है। ऑस्ट्रेलिया हमारा सबसे छोटा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, आप इसको यहाँ समझ सकते हैं। ये हमारा उत्तर है, ठीक है, और ये उत्तर के इधर पूर्व में, तो इस क्षेत्र को बोलेंगे उत्तर पूर्वी वन। तो यहाँ के वनों में क्या हुआ है कि यहाँ के वन कार्बन सिंक की जगह कार्बन स्रोतों में बदल गए हैं। तो ये पर्यावरण परिस्थिति की दृष्टि से एक बुरी खबर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय वनों में ये परिवर्तन किस कारण हुआ है? तो ये परिवर्तन किस कारण हुआ है? इसका जो सबसे मुख्य कारण है वह ऑप्शन बी, जलवायु दबाव कारकों से। जो जलवायु है वह परिवर्तित होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन के चलते ही वहाँ के वनों में आग लगने लगी है और जो कार्बन सिंक का काम कर रहे थे अब वो कार्बन स्रोत के रूप में काम कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन 21वीं सदी का सबसे गंभीर मुद्दा है। पृथ्वी पे अब तक 5 मास एक्सटेंशन हो चुके हैं और छठा मास एक्सटेंशन जो बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि पृथ्वी पर इतना जलवायु परिवर्तित हो जाएगा, इतना जलवायु परिवर्तित हो जाएगी, पृथ्वी वापस से बहुत आग का गोला हो जाएगी। तो इस जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए हमें सभी को एक साथ आकर वृक्षों की रक्षा करनी होगी। नवीकरणीय संसाधनों को हमें अपनाना होगा। हर देश की सरकार, हमारे देश की सरकार भी नवीकरणीय संसाधनों को अपना रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी से डायरेक्ट जुड़ा है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में कौन सी तकनीक विकसित की है जिससे नैनो पार्टिकल पर सटीक नियंत्रण संभव है? नैनो पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे पार्टिकल्स जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, उसको दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता है। तो ऐसी तकनीक ईजाद की है हमारे वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने, जिससे कि नियंत्रण उस पर पाया जा सकेगा। तो उस तकनीक का क्या नाम है? ऑप्शन ए एटॉमिक स्कैनिंग, ऑप्शन बी एटॉमिक स्टेसलिंग, ऑप्शन सी नैनो फ्यूजन, ऑप्शन डी माइक्रो लेजिंग। देखिए करंट में है क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो मैं आपको समझाऊं। इसमें ऑप्शन है एटॉमिक स्टेसलिंग। अब इसका मतलब समझो, एटॉमिक स्टेसलिंग का क्या मतलब होता है। एटॉमिक स्टेसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें पॉलीमर का एक लेप लगाया जाता है और उस लेप के माध्यम से जो हमारे नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से मैच नहीं होते, उनके साथ चिपकते नहीं हैं। तो जिस प्रकार की आकृति हम बनाना चाहें उस प्रकार की आकृति को हम आराम से बना सकते हैं। ये देखिए, ये नैनो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो गोल्डन कलर में आपको दिख रहे हैं। इसमें एक लेप लगाया जाता है, तो उस लेप लगाने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? स्टेसलिंग, एटॉमिक स्टेसलिंग। उसको एक जगह स्टे कर दिया और इससे क्या है कि हम एक ऐसी प्रकार की एक ऐसा फ्रेम बना सकते हैं, इस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं नैनो पार्टिकल्स में, जिससे कि हम उसको लक्षित जगह पर भेज सकें। इस प्रकार से जैसे चिकित्सा में देखें, हम ह्यूमन बॉडी में किसी प्रकार के रोबोट बनाना चाहते हैं और हम उस स्पेशल रोबोट को एक गंतव्य स्थान पे किसी छोटी आंत में या बड़ी आंत में या फिर किसी हम ब्रेन के हिस्से में भेजना चाहते हैं, तो एक स्पेसिफिक आकृति बनाकर उससे हम भेज सकते हैं। तो जो हमारा एटॉमिक स्टेसलिंग है, इससे एक स्पेशल आकृति बनाने में, विशेष आकृति बनाने में हमारे वैज्ञानिकों को बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, ये करंट में है और इसको आप जरूर देखेंगे। जो एटॉमिक स्टेसलिंग तकनीक के माध्यम से किस पदार्थ पर पॉलीमर पेच लगाया गया है, जो भी शोध हुआ है वो किस पार्टिकल्स पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है? तो ऑप्शन ए सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, ऑप्शन बी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, ऑप्शन सी कॉपर नैनो पार्टिकल्स, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम नैनो पार्टिकल्स। तो इसका सही आंसर है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। तो गोल्ड के ऊपर पॉलीमर पेच लगाया गया है और उन नैनो पार्टिकल्स को उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? अभी FAO की एक रिपोर्ट आई है जो हर 5 वर्ष में आती है। ठीक है, एक रिपोर्ट आई है जो हर 5 वर्ष, उसमें किस देश के पास कितना वन क्षेत्र है ये दिखाया जाता है। तो जो 2025 में अभी
2 दिन पहले जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत में कितना वन क्षेत्र है। तो भारत में जो वन क्षेत्र है ऑप्शन बी पे आप देखेंगे 72.7 मिलियन हेक्टेयर, इतने भारत में वन हैं। और वनों की रैंकिंग भारत में कितनी आई है कि भारत की जो रैंक है वो 9 रैंक आई है। ठीक है, रैंक के मामले में भारत 90 स्थान पर। हमारे इंडिया में कितने वन हैं? 72.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर हमारे वन हैं। ठीक है, तो साथियों आपने ये वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार की डेली वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस पर कमेंट करें और कमेंट में हमें सजेस्ट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसमें किसी प्रकार का सुधार करना है तो हम ज़रूर आपकी सेवा में हैं और हमारी कंटिन्यूटी आपके प्रेम के साथ हमेशा बनी रहेगी। आप अपने इसको दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहें और हमारे चैनल को सुनते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।